रहे हैं। तो आज की वीडियो में अपन शिक्षा शास्त्र का पेपर देखने वाले हैं और सॉल्व पेपर देखेंगे, ठीक है। तो पूरे पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं और इसी तरह का आपका एग्जाम में पेपर मिलने वाला है, ठीक। 100 अंक का आपका पेपर आएगा और समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, हमने इसके आंसर सहित आपको सॉल्व पेपर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है, ये पढ़ लेंगे आप निर्देश, ठीक है। तो 1 अंक का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 मतलब दिए हुए होंगे विकल्प आपके लिए, ठीक है। बौद्ध मठों और बिहार में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो या संस्कृत है, पाली और हिंदी है, मराठी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही है, पाली भाषा, ठीक है। और मैंने दूसरे कलम से लिख दिए हैं आंसर आपको, जिससे कि समझने में दिक्कत ना हो। उसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई, यानी कि सन की बात हो रही है 1948 और 1953, 1966 और 1986 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1986 आप लगा देंगे। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन आएगा, ब्रिटिश काल में शिक्षा का माध्यम थी हिंदी, अंग्रेजी, अरबी या उर्दू, ठीक है। तो आपको पता ही है, ब्रिटिश काल में शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी भाषा थी। तो हमारा दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपन, गैरेट के अनुसार प्रेरणा के कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 3, 8 और 6। तो आपका जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि प्रेरणा के प्रकार पूछ रहा है तो 3 प्रकार थे, ठीक है। तो ये वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद है, अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो कौन है भाई? इसमें आपका जो विकल्प पहला वाला ही सही है और बाकी 3 विकल्प और दिए हुए हैं, ये तीनों कैसे हैं? गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपके जो प्रश्न आएंगे वो निश्चित उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई? प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना 1969 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद चरित्र निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? चरित्र निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? शिक्षा किसी भी भाषा, सभ्यता, संस्कृति और जीवन आचरण से जुड़ा विषय है। इसका मुख्य अंग चरित्र निर्माण और संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर समाज के लिए आदर्श नागरिक तैयार करना। शिक्षा क्या करती है? सभ्यता स्थापित करती है, शिक्षा से आचरण आता है, ठीक है। और शिक्षा चरित्र निर्माण के में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। एक अच्छे समाज और अच्छे नागरिक को तैयार करने का कार्य शिक्षा का होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु के वर्ग या निश्चरों के लिए चलाया गया? तो ये चलाया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाती है इससे, ठीक है। तो आई वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो ये वाला है, मानसिक आयु बटे में शारीरिक आयु और गुणा 100, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन हैं? तो फ्राइड, ठीक है। उसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। और हमारा इसमें क्वेश्चन क्रमांक 7 आ जाएगा, मध्यकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं आपको बतानी हैं। तो मध्यकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, या ऐसा करके आप लिख देंगे, ठीक है। तो शिक्षा राज्य के संरक्षण में थी, यानी कि राज्य जो है शिक्षा को चलाते थे। उसके बाद गुरु शिष्य संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे उस समय। इस काल में शिक्षा की व्यापकता का अभाव था, यानी कि शिक्षा छोटे लेवल पे थी, यानी कि बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं थी, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन शिक्षा कठोर अनुशासन से मुक्त थी, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना 1979 ईस्वी में की गई, ठीक है।
उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण बताइए। तो ये कारण मैंने लिखे हुए हैं। पहला, भारत की जलवायु कैसी है? गर्म। स्त्रियों की प्रजनन शक्ति अधिक होती है। गर्म जलवायु के कारण क्या होता है कि संतान जो है ज़्यादा पैदा होती है, ठीक है, यानी कि जो प्रजनन दर है वो अधिक होती है, यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता ज़्यादा होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद बाल विवाह प्रथा के कारण भी जनसंख्या बढ़ती है, यानी कि अगर कोई लड़का या लड़की की कम आयु में विवाह हो जाता है तो बच्चों की संख्या भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो बाल विवाह से क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि होती है। मान लो किसी की मतलब जो विवाह हो गया 15 वर्ष की आयु में, ठीक है, और वो 25 वर्ष की आयु का होगा, तब तक उसके 2-3 बच्चे होंगे, जिससे क्या होगी? जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी। अगर उसकी 25 वर्ष की आयु में ही विवाह किया जाए तो क्या होंगे? 2-3 बच्चों की संख्या कम हो गई ना, 25 तक तो 2-3 बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद है एक तो शिक्षा का कारण है, यानी कि अशिक्षा का कारण है, यानी कि बहुत से लोग जो हैं कम पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ शिक्षा ना अशिक्षा लिख लेना, ठीक है। उसके बाद निर्धनता का कारण, यानी कि गरीबी के कारण भी लोग संतान ज़्यादा उत्पन्न कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि 4 बच्चे होंगे, चारों कमाएंगे, है ना, 500-500 रुपये कमाएंगे तो 2000 रुपये दिन आएगा, उन्हें ऐसा लगता है। तो निर्धनता यानी गरीबी के कारण भी जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा होती है, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के 4 उद्देश्य लिखिए। तो 4 उद्देश्य निम्नलिखित हैं, ये लिखे हुए हैं। पहला है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानसिक रोगों की रोकथाम करना। उसके बाद है असंयोजन दोषों की रोकथाम करना और संतुलन व व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण में योगदान देना, ठीक है। तो ये 4 उद्देश्य हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के। इन्हें चारों का आप अच्छे से याद करना, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन को मैंने सरल भाषा में ही लिखने का प्रयास किया है यहाँ पे। उसके बाद है प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक आपदा यानी कि जो ईश्वरीय आपदा होती है, ठीक है, जैसे आंधी तूफान वगैरह, तो या ओलावृष्टि वगैरह, या सुनामी आ जाना, सूखा बाढ़ आ जाना, ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। मनुष्य पर इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो लिखा मानव पर दुष्प्रभाव यानी कि बुरे प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों या बदलावों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, भूकंप हो गया, सागर कंपन हो गया, जैसे इसे सुनामी बोलते हैं, सूखा बाढ़, मृदा अपरदन, ये सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं हिमपात, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो पर्यावरण की शिक्षा क्यों जरूरी देना चाहिए बच्चों के लिए? ताकि वो पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ठीक है, कि पर्यावरण से उन्हें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर पर्यावरण दूषित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से बालकों को अपने पर्यावरण के बचाव के बारे में जानकारी दी जाती है, यहाँ पे दी जाती कर लेना। उसके बाद सौर मंडल में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इनको प्रदूषण से मुक्त रखते हुए इसे नष्ट होने से बचाना, उस पर बसने वाले प्राणिमात्र या प्राणी को सुखमय जीवन उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो यहाँ प्राणी लिख लेना, या जीवन जिस पर जो जीव जंतु रह रहे हैं उन्हें हम अच्छा जीवन कैसे दे सकते हैं, यानी कि पर्यावरण की रक्षा करके ही उन्हें अच्छा जीवन दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आ जाएंगे। यहाँ पे दिया है भूकंप आपदा प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन रहेगा आपका। और आपदा प्रबंधन हेडिंग बना करके आप इसे लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। भूकंप एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। भूकंप प्राकृतिक आपदा को रोकना मानव के बस में नहीं है, यानी कि मनुष्य इस आपदा को नहीं रोक सकता, किंतु दीर्घकालिक यानी कि लंबे उपायों से इससे होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय या निम्न उपाय किए जाने चाहिए। यानी कि भूकंप को रोकना हमारे या आपके बस में नहीं है, लेकिन कुछ उपाय हैं जिसके माध्यम से भूकंप को रोका जा सकता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, और आसान भाषा में। उसके बाद भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों में भूकंप मापी यंत्र की सहायता से, यानी कि भूकंप को जहाँ भूकंप आते हैं उस क्षेत्र में भूकंप मापी यंत्र लगा दिए जाने चाहिए, जिससे पता चल जाएगा जमीन की हलचल के बारे में। और
ठीक है, पृष्ठीय हलचल पर निगरानी रखना तथा प्रारंभिक झटकों को अंकित कर करते ही सूचना का त्वरित प्रसारण कर जन सामान्य को आवश्यक हिदायतें देना, यानी कि लोगों को ये बता देना कि भूकंप आने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, बचाव कर लेंगे, अपने घरों से बाहर आ जाएंगे, है ना, या जहाँ पे खतरा वाला क्षेत्र है उससे दूर हट जाएंगे। तो ये भूकंप के बारे में, जो भूकंप को मापी यंत्र हैं उनसे क्या होगा, लोगों की रक्षा हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा क्या कर सकते हैं, जन सामान्य को भूकंप आने पर तत्काल खुले मैदान में आ जाने या बड़ी इमारत में फंसने पर किसी कोने में रुक जाने जैसे तत्कालिक उपायों की जानकारी देना। जैसे भूकंप आए तो लोगों से बोल दें, या तो कोई जो मैदान में आ जाएं, खुले में आ जाएं, जिससे कि कोई बिल्डिंग ऐसी है जो गिर सकती है भूकंप में, कमज़ोर है, तो वहाँ से उन्हें हटाया जा सके। ठीक है, तो ऐसी हिदायतें दे सकते हैं हम। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो भवनों में भूकंपरोधी निर्माण सामग्री का उपयोग करते हुए हल्की सामग्री की छतें बनवाना। तो छतें ऐसी हों जो भूकंप विरोधी हों, है ना, ये हिदायत दे सकते हैं लोगों को। और भूकंप में के तुरंत बाद जीवित बचे, यानी कि अगर बाई चांस कहीं पे लोग फंस गए हैं तो वहाँ पे जो जीवित बचे किंतु फंसे हुए लोगों को यथाशीघ्र तुरंत निकालने के उपाय करना चाहिए। ठीक है, और मार्ग अवरुद्ध, यानी कोई रास्ता है जो बंद हो गए हैं, अवरुद्ध होने की स्थिति में प्रभावित स्थलों तक पहुंचने के वैकल्पिक मार्ग तैयार करना, यानी कि कोई विकल्प के रूप में कोई दूसरा रास्ता तैयार करा जिससे कि लोग वहाँ से निकाले जा सकें। ठीक है, इसके अलावा हम क्या उपाय सकते हैं, जैसे कि भूकंप में कुछ लोग घायल हो गए हैं तो उनके उपचार, राहत सामग्री शीघ्र पहुंचने के प्रयास या पहुंचाने के प्रयास हो गए, यहाँ पे पहुंचाने के प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। इस क्वेश्चन के आंसर को आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद है, भारत में सामाजिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी कि समाज के अंदर शिक्षा क्यों जरूरी है। ठीक है, तो भारत में सामाजिक शिक्षा अत्यधिक या बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, सबसे पहले या सर्वप्रथम भारत में आज भी निरक्षरता की दर ऊंची है, यानी कम पढ़े लिखे लोग हैं। इसके अतिरिक्त जन स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए भी सामाजिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। प्रौढ़ व्यक्तियों, यानी कि जो जिनकी आयु ज़्यादा हो चुकी है, उन्हें प्रौढ़ व्यक्ति को दैनिक जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान एवं जानकारी प्रदान करने के दृष्टिकोण से भी सामाजिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में उतरण शिक्षा प्रौढ़ व्यक्तियों को क्या है, व्यवसायक के बारे में भी हम जानकारी दे सकते हैं। व्यवसायक, औद्योगिक एवं कृषि के क्षेत्र में होने वाले नित्य नवीन आविष्कारों की जानकारी प्रदान करने के लिए भी सामाजिक शिक्षा आवश्यक है। यानी कि आज के समय में कृषि के क्षेत्र में नए नए यंत्र आ रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, उनकी जानकारी भी देने के लिए क्या जरूरी है, सामाजिक शिक्षा आवश्यक है। वास्तव में शिक्षित माता पिता ही अपने बच्चों को शिक्षित बनाने में अधिक रुचि लेते हैं, यानी कि माँ बाप का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तो शिक्षित माँ बाप क्या करेंगे, अपने बच्चों को मतलब अधिक से अधिक पढ़ाने के बारे में, शिक्षित करने के बारे में सोचेंगे तथा आवश्यक प्रयास भी करते हैं। और इस दृष्टिकोण से भी भारत में सामाजिक शिक्षा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे सामाजिक शिक्षा क्यों जरूरी है। यानी कि एक शिक्षित समाज जो है और लोगों को शिक्षित कर सकता है, यानी कि शिक्षित माँ बाप भी अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। शिक्षित व्यक्ति के पास क्या होता है, रोजगार के बहुत सारे संसाधन हो सकते हैं। ठीक है, और सही गलत क्या है, सरकारें क्या गलत सही कर रही हैं, उनके फैसले भी वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जनमानस का या समाज का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये है, मानव या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्र हेडिंग है पहली। उसके बाद है, आजकल मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्य क्षेत्र अत्यंत विकसित हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा से विकसित हो गया। शैक्षिक कार्यों में इसके सिद्धांतों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके कार्य क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है रक्षात्मक एवं प्रबंधक कार्य। इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य के परीक्षण एवं मानसिक रोगों एवं व्याधियों तथा विकारों, यानी कोई कमी, विकार का मतलब, से रक्षा संबंधित कार्य सम्मिलित हैं। इसके लिए आवश्यक है मानव जीवन को सुखी एवं समृद्ध तथा उपयोगी बनाया जाए। उपयुक्त परिस्थितियों
उत्पन्न कर व्यक्तियों की मानसिक दशा को स्वस्थ रखने संबंधी बातों का ज्ञान कराया जाए और उसे मानसिक तथा सांवेगिक असंतुलन से बचाने के उपाय का ज्ञान दिया जाए। ठीक है, उसके बाद है निदानात्मक एवं उपचारात्मक कार्य। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, मानसिक रोगों के निदान के बारे में, उपचार के बारे में ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। अनेक शिक्षा संस्थाओं में इसके संबंध में उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था है। इसके लिए प्रगतिशील देशों में अनेक मानसिक चिकित्सा केंद्र तथा मनोचिकित्सा केंद्र या मानसिक चिकित्सा केंद्र तथा अस्पताल खोले जा सकते हैं। ठीक है, अस्पतालों में जो मानसिक रोगी हैं, जिनके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, उनका इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा पर्यावरण शिक्षा के बारे में, है ना, क्या महत्व बताइए। तो पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है। वर्तमान विज्ञान युग के पर्यावरण शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ता या निरंतर बढ़ता जा रहा है। वातावरण प्रदूषण में विश्व को विनाश के निकट ला खड़ा कर दिया है। यानी कि आज के समय में जो विश्व में विनाश के निकट जो पर्यावरण प्रदूषण में ने शब्द कर लेना, विश्व को विनाश के निकट ला के खड़ा कर दिया है। पर्यावरण असंतुलन के कारण आए दिन विश्व के किसी भी कोने में दुर्घटना घटित हो रही है। यानी कि कहीं न कहीं विश्व के किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं दुर्घटना जो है घटित हो जा रही है। यह ज्ञान पर्यावरण शिक्षा द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। कि संक्षिप्त में कहें तो पर्यावरण शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। पहला है, पर्यावरण शिक्षा द्वारा संपूर्ण पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और क्या कि इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवन संरक्षण, मृदा संरक्षण आदि की विधियों तथा उसकी उपयोगिता बताती है। पर्यावरण शिक्षा इसलिए जरूरी है। और पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थियों को नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा दायित्व का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगला पॉइंट, पर्यावरण शिक्षा वायु, जल, ध्वनि, मृदा, जनसंख्या आदि प्रदूषकों के कारणों तथा उनकी नियंत्रण की विधियां बतलाती है। उसके बाद पर्यावरण शिक्षा विद्यालय पर्यावरण को संतुलित रखती है तथा नैतिक पर्यावरण को स्वस्थ बनाती है। पर्यावरण शिक्षा महत्व संबंधी उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि, ये तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 17, तो आप यहीं तक 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17, भारत में नारी शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में 4 बाधाएं आपको बतानी है कि नारी शिक्षा की जो पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में कौन सी बाधाएं आ रही हैं। पहली है सामाजिक रूढ़ियाँ और कठिनाइयाँ। यानी समाज के अंदर बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, ठीक है, या कट्टर परंपराएं हैं जो महिलाओं को पढ़ने या नहीं देती हैं, शिक्षा जरूरी नहीं समझती हैं। ठीक है, उसके बाद है गरीबी और पिछड़ापन। तो निर्धनता या गरीबी या पिछड़ेपन के कारण भी महिलाओं के जो है उत्थान में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोग बालकों की शिक्षा का भार नहीं उठा पाते हैं। बालिकाओं की शिक्षा का खर्च कहाँ से उठाएंगे, यानी कि वो लड़कों को ही नहीं पढ़ा पा रहे हैं गरीबी के कारण, तो लड़कियों को कैसे पढ़ा पाएंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो गरीबी और निर्धनता के कारण भी लड़कियां नहीं पढ़ पा रही हैं। उसके बाद है स्त्री का क्षेत्र कहाँ तक सीमित हो गया, घर तक। ठीक है, स्त्री का क्षेत्र घर तक सीमित है। हमारे देश में स्त्री का कार्य क्षेत्र घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहा। उसे केवल घर परिवार ही चलाना था, अतः भ्रमवश उसके शिक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी कि वो तो उसे तो रोटियां ही बनाना है, घर पे ही रहना है, तो शिक्षित करके क्या करेंगे लड़कियों को, है ना। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई में पहले पिछड़ा था। उसके बाद बालिका विद्यालयों तथा अध्यापिकाओं का अभाव है, यानी कि अब भी लड़कियों के लिए स्पेशली कॉलेज कम हैं या स्कूल कम हैं, कंबाइन वाले ही अधिकतर हैं। अभी भी हमारे देश में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बालिका विद्यालय की बहुत कमी है। ठीक है, गांव में तो इनका और भी अभाव या कमी है, यानी कि बहुत बुरा हाल है। ठीक है, अध्यापकों की भी कमी है। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार को चाहिए कि वह स्वयं और महिला विद्यालयों की स्थापना करे। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन क्रमांक आपका 18 आ जाएगा, शिक्षा में व्यक्तित्व परीक्षण के महत्व की विवेचना कीजिए।
तो हम हेडिंग बना लेंगे शिक्षा में व्यक्तित्व परीक्षण की उपयोगिता। व्यक्तित्व के मापन एवं मूल्यांकन हेतु जिन परीक्षणों का निर्माण किया गया है, वस्तुतः व्यक्ति के मापन की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। इस प्रकार की जानकारी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व परीक्षण निम्न प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं। पहला है शिक्षकों द्वारा बालकों के व्यक्तित्व को समझने में उपयोगी। उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य जैसे कि सर्वांगीण विकास और जीविका उपार्जन आदि की पूर्ति में उपयोगी। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में है तीसरा कि व्यक्तित्व और भिन्नताओं के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, परीक्षा आदि की पूर्ति में उपयोगी और विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं जैसे मानसिक अस्थिरता और पिछड़ापन, अनुशासनहीनता आदि के कारण को पता लगाकर उनके समाधान में उपयोगी। उसके बाद अगला है हमारा शैक्षिक, व्यवसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन में उपयोगी। अब आपके क्वेश्चन आ जाएंगे विस्तृत उत्तरीय। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, 2-3 बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देंगे शिक्षा शास्त्र, ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्व वाला, तो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, हमारे नोट्स चाहते हैं सरल भाषा में लिखे हुए, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं महत्वपूर्ण वाले। ठीक है, तो उनके आंसर सहित तो आप उस पर लिख सकते हैं नोट्स। उसकी कैसे प्राप्त होंगे, व्हाट्सएप पे आपको जानकारी मिल जाएगी। इस पेपर को आप ज़रूर तैयार कर लें। ठीक है, 75 क्वेश्चन, उनसे 2 मॉडल पेपर बनाए गए हैं, तो वो दोनों आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन छोटे बड़े सभी क्वेश्चन हैं और 50 उसमें वो विकल्प वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कम समय रह गया। उन 75 क्वेश्चन को आप 3-4 बार पढ़ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 85 से 90 के आसपास नंबर ला पाएंगे। कि मैं ये नहीं कहता कि आप 100 में से 100 ले आएंगे, 85% तक आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर लेंगे। आप इन 75 क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, साथ में 50 हमने बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन बताए हैं, जिससे विकल्प वाला आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, उसमें 2 मॉडल पेपर हैं हमारे नोट्स में इंक्लूडेड 75 क्वेश्चन के अलावा। ठीक है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर हमारा यहाँ पे लिखा है ये वाला। ठीक है, 98 709 53 620 ये वाला। ठीक है, 98 70 95 36 20 ये नंबर आप व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं नोट्स। ठीक है, तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, जिसमें आपको 2 मॉडल पेपर मिलेंगे सॉल्व। ठीक है, इनमें उनके आंसर सहित होंगे, साथ में आपको 75 क्वेश्चन की PDF मिलेगी, जिसमें आंसर सहित सरल भाषा में होंगे, बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, और क्वेश्चन की वीडियो भी मिलेगी जिसमें हमने पढ़ाया हुआ होगा। ठीक है, साथ ही आपको 50 विकल्प वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ मिलेगा, और आपको इस नंबर, यानी कि ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना है। ठीक है, तभी आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। बढ़ते हैं हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ठीक है, तो बिंदु शिक्षा का उद्देश्य, पहला बिंदु है शिक्षा का उद्देश्य, दूसरा है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो यानी कि 2 बिंदुओं के आधार पर आपको महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार की विवेचना करना है। ठीक है, तो करते हैं भाई हम विवेचना, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हमारा पहला ही बिंदु है शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्य महात्मा गांधी के हिसाब से कौन कौन से थे वो चीज़ें बताने हैं। तो गांधी जी ने 2 भागों में शिक्षा के उद्देश्यों को बांटा। पहला है अंतिम उद्देश्य। गांधी जी ने अनेक पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी या पाश्चात्य शिक्षार्थियों के भांति आत्मबोध को शिक्षा का अंतिम उद्देश्य माना। हर प्रकार की शिक्षा का आत्मबोध की स्थिति
पर पहुंचना चाहिए। आत्मबोध का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने और परमात्मा के संबंध की अनुभूति कर ले। परमात्मा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति अपने आप को जान पाए गांधी जी के हिसाब से। दूसरा क्या था, तत्कालिक उद्देश्य की अंतर्गत वे उद्देश्य शामिल हैं जिनकी प्रति किसी काल में किसी समय आवश्यक होती है। शिक्षा प्रदान करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि इसकी प्राप्ति थोड़े समय में ही हो जाए। गांधी जी द्वारा बताए हुए प्रमुख तत्कालिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, तत्कालिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो पहले आप चाहें तो इतनी थ्योरी को छोड़ सकते हैं, सीधे लिख देंगे तत्कालिक उद्देश्य निम्नलिखित है, हेडिंग बनाएंगे। तो निम्नलिखित में पहला चरित्र विकास। चरित्र विकास यानी कि शिक्षा कैसी हो जिसमें व्यक्ति का चरित्र का विकास हो, व्यवहार में बदलाव आए। ठीक है, बालक का व्यवहार समय की मान्यताओं के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि समय जैसे जैसे बदल रहा है व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ये होना चाहिए कि बालकों में ऐसे व्यवहार का निर्माण करे जिस जिस मतलब जो जिसे समाज पसंद करे। ठीक है, समाज क्या करे, पसंद, जिसे समाज पसंद करे। तो समाज के हिसाब से चरित्र का निर्माण हो। ठीक है, ऐसे मतलब शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, आदर्श नागरिक का विकास। एक अच्छा नागरिक बनाए। शिक्षा ऐसी होना चाहिए जो देश के लिए भलाई वाले, यानी कि जो ऐसे नागरिक हों जो देश के हित में कार्य करें, भलाई का कार्य करें, समाज को ऊपर उठाने का कार्य करें। ठीक है, तो यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, तो उसके बाद स्वतंत्र विकास। ठीक है, यानी कि उनका विकास कैसा होना चाहिए, आज़ाद, यानी कि ऐसा जबरदस्ती नहीं, स्वतंत्र विकास होना चाहिए मनुष्य का। ठीक है, विवेकानंद ने इस कथन में अधिक स्पष्टता से कहा है कि विद्या या विमुक्ति, वास्तविक ज्ञान और विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। यानी कि वास्तविक ज्ञान क्या है, जो मुक्ति प्रदान करे, व्यक्ति के हर प्रकार के स्वतंत्र या आज़ाद विकास में सहायता दे। ठीक है, तो व्यक्ति अपने आप को आज़ाद खुला हुआ महसूस करे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद है स्वभाव की पूर्णता। गांधी जी बालक के स्वभाव को पूर्ण मानना चाहते थे, बनाना चाहते थे। स्वभाव उसका पूर्ण बने, उसमें मस्तिष्क, हृदय और हाँ तीनों के गुण और योग्यताओं का विकास करना चाहते थे। ठीक है, इसका साधन उन्होंने शिल्प को माना कि बच्चे को स्किल सिखाए। शिक्षा कैसी हो, कोई न कोई कार्य बच्चा सीख जाए। ठीक है, शिक्षा को किसी शिल्प पर केंद्रित करके बालक में इन तीनों बच्चों को या तीनों शिल्पों को तीनों पक्षों को पूर्ण विकसित किया जा सके। यानी कि मस्तिष्क का विकास हो, हृदय का और हाथ का, तीनों गुणों का। ठीक है, बच्चे के अंदर तीनों पक्षों का क्या होना चाहिए, पूर्ण विकसित किया जाए। तो बालक के अंदर आज के समय में जो शिक्षा है हमारे देश के अंदर, बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा है स्कूल से, वो सिर्फ रटना सीख रहा है, उसके पास कोई स्किल नहीं है। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है वास्तव में इसमें बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारी शिक्षा, जो बच्चा 12वीं कर ले रहा है, 12वीं के बाद उसके हाथ में कोई नौकरी नहीं आ रही है, क्योंकि उसके पास कोई स्किल ही नहीं है, वो कोई कार्य नहीं सीख पा रहा है। यहाँ तक कि मान लो कोई काम ऐसा सिखा दे कि नौकरी ना ही मिले तब भी बच्चा उससे रोजगार कर ले, कोई बिजनेस कर ले, ऐसा कुछ सिखा ही नहीं जा रहा है स्कूल के अंदर। ठीक है, तो शिक्षा में बदलाव की ज़रूरत है। उसके बाद शिक्षा का पाठ्यक्रम में गांधी जी क्या बताते हैं कि गांधी जी के समय भारत में प्रचलित शिक्षा का पाठ्यक्रम एकांकी, दूषित और संकीर्ण था, और यह शिक्षा भारतीयों को स्वावलंबी भी नहीं बनाती थी। उनके स्थान पर गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना में नए ढंग का पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम का ये रूप रखा। तो गांधी जी की पाठ्यक्रम का रूप जो है निम्नलिखित है। पहला ऐसे लिख देंगे, हस्त कौशल। इसके अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में किए जाने वाले कार्यों को पाठ्यक्रम के केंद्र बनाया, जैसे कृषि, बागवानी, कटाई, बुनाई, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम, धातु या चमड़े का काम तथा पुस्तक शिल्प आदि। तो गांधी जी के हिसाब से जैसे 12वीं क्लास तक बच्चे को कढ़ाई, बुनाई, बागवानी, कृषि, खेती बाड़ी, लकड़ी का काम, धातु या चमड़े का काम सिखा दिया जाए तो बच्चा एक काम एक साल में सीख जाएगा। 12वीं क्लास तक बच्चा के पास 12 तरीके का काम होंगे,
यानी कि वो 12 चीज़ें सीख चुका होगा कम से कम। एक साल में अगर एक काम सिखाएं तो 12वीं के बाद बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई ना कोई काम करके अपना जीवन यापन कर लेगा। सिलाई कढ़ाई बिनाई, है ना, चमड़े या धातु का कार्य, सुनार का काम, बागानी या कटाई बुनाई या मिट्टी का कोई बर्तन का कार्य, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का काम, कोई वस्तु का निर्माण करना। यानी कि ऐसा कुछ कॉलेज हमें सिखा ही नहीं रहा है या स्कूल में सिखाया ही नहीं जा रहा है। अगर इन चीज़ों को सिखाया जाए तो हमारा देश निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता था, ठीक है। तो ये कमी है आज भी शिक्षा नीति में। उसके बाद गांधी जी ने जोर दिया था भाषा के ऊपर, यानी कि मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रीय भाषा, तो इन चीज़ों में शिक्षा दी जाए, यानी कि भाषा, अपनी भाषा में बच्चा जल्दी सीखता है, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र, ये चीज़ें भी उसे साथ साथ सिखाई जाएँ जिससे कि वो समाज के बारे में जान पाए। भूगोल से बच्चा ये जानता है कि ज़मीन के अंदर क्या चीज़ें हैं, ठीक है, भूकंप कैसे आता है, पृथ्वी कैसी है, ये सारी चीज़ें भूगोल में उसे पता चल जाती हैं। इतिहास में उसे ये पता चलता है कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे। नागरिक शास्त्र में वो उसे नागरिक के नियम कानून कायदे पता चलते हैं, ठीक है, राजनीति के बारे में उसे पता चलता है। समाजशास्त्र में पुराने समय में समाज कैसे रहता है, समाज के अंदर क्या कमियां अच्छाइयां हैं, वो समाजशास्त्र में पता चलती हैं। ये उसे ज़रूरी है, कंपलसरी होना चाहिए ये चीज़ें। उसके बाद है सामान्य विज्ञान, यानी कि उसे विज्ञान का भी, हम जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान या गृह विज्ञान, ये सारी चीज़ें पढ़ाई लिखाई में गांधी जी के हिसाब से शामिल की जानी चाहिए। ये गांधी जी ने पाठ्यक्रम दिया था। यह शरीर विज्ञान, यानी शरीर के स्वास्थ्य के बारे में मनुष्य को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बीमारियों से बच सकता है कि ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कला के बारे में, जैसे कला, चित्र के बारे में, पेंटिंग के बारे में और संगीत वगैरह के बारे में बच्चे को सिखाना चाहिए, उन्हें जोर दे करके नहीं, यानी कि बच्चे को स्किल उसकी डेवलप होने दें, जैसे पेंटिंग है, चित्रण है, संगीत वगैरह में, ठीक है। उसके बाद शारीरिक शिक्षा या खेल कूद, व्यायाम वगैरह, ड्रिल वगैरह, इन चीज़ों का भी अध्ययन गांधी जी ने कंपलसरी बताया था। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चारित्रिक निर्माण करे, चरित्र का निर्माण हो, सेवा का भाव बच्चे के अंदर हो, ठीक है। पाठ्यक्रम को भले थोड़ा घटा दिया जाए, घटा बढ़ा करके, लेकिन ये चीज़ चरित्र का निर्माण वाली शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए, जिससे कि उसके अंदर थोड़ा सेवा का भाव आए, दूसरे के प्रति वो सेवा की भावना रखे, थोड़ी हेल्प करना, दूसरे लोगों की मदद करना, ये चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखो इन क्वेश्चन को, वीडियो जरूर बड़ा है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से पूरा वीडियो को वॉच कर लेना है, देखना है, ठीक है। पीडीएफ की आप चिंता ना करें, पीडीएफ मैंने बता दी कहाँ मिलेगी। भारत सिंह लेक्चर्स जो चैनल है इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि वीडियो तो लगातार आते ही रहेंगे। हम दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व वाला लेकर के आएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। कमेंट करना आप, और अपने मित्रों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर देना, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कम समय रह गया है, वो भी प्रश्नों को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा हेल्प वाली भावना अपने अंदर भी डेवलप करो आप, यानी कि आपकी जो हेल्प हो रही है तो दूसरे लोगों की भी हेल्प करो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, मतलब आंसर लिखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि हम दिमाग की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो दिमाग का डेवलप है उसकी बात हो रही है ना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शाब्दिक विश्लेषण करने पर ये मालूम होता है या पता चलता है कि ये एक विज्ञान है जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। इसे दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यह व्यक्तित्व के संतुलन विकास से संबंधित है, क्योंकि यह संतुलन व्यक्तित्व वह कहा जाता है जो हर तरह के सम विषम परिस्थितियों में अपने को समायोजित कर सके, यानी कि मनुष्य अपने आप को, चाहे परिस्थिति अच्छी हो खराब हो कैसी भी हो, अपने आप को ढाल सके, परिस्थितियों के हिसाब से ढाल सके। तो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को कायम करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को 3 पक्षों में बांटा गया है, ठीक है। तो कौन कौन से पक्ष हैं, पहले व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, पहला, इसके अंतर्गत सभी सामान्य कार्य आ जाते हैं जिसमें व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कायम रह सकता है। उसके बाद है व्यक्ति के मानसिक रोगों की रोकथाम, ये प्रयास किया जाना चाहिए व्यक्ति के पास मानसिक रोग
भटकने ही ना पाए, भटकने ही ना पाए, यहाँ पे भटकने शब्द होगा, अर्थात ऐसी दशा ही या परिस्थिति उत्पन्न ना हो पाए जो मानसिक रोग उत्पन्न करती हो। ठीक है, तो मानसिक रोग उत्पन्न कौन सी आज के समय में परिस्थितियां हैं जिससे या मनुष्य को मानसिक रोग हो रहा है? तो आज के समय में जो डीजे है ना, इससे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जा रहा है, तो इससे मानसिक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जो है साउंड, ओवर साउंड। ठीक है, तो आज के समय शोरगुल ज़्यादा हो रहा है ना, इससे भी मानसिक परिस्थितियाँ, तो ऐसी परिस्थितियाँ आए ही ना, उत्पन्न ही ना हो, तो आपको क्या करना है कि ओवर वॉइस, ओवर साउंड को नहीं सुनना है, उनसे थोड़ी सी दूरी बनाना है। लेकिन आज तो ट्रेंड हो गया, शादी बारात वगैरह हैं, शादियाँ हैं, इनमें सब में जो है डीजे वगैरह चलते ही है। ठीक है, तो स्लो साउंड्स में सुना करें प्लीज़, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। ठीक है, मानसिक के लिए, मानसिक स्वास्थ्य आपका खराब हो जाता है इससे। ठीक है, उसके बाद है व्यक्ति के मानसिक रोगों का प्रारंभिक उपचार। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का तीसरा पक्ष व्यक्ति के प्रारंभिक मानसिक रोगों का उपचार करना भी है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इस प्रकार के तीनों कार्य करने वाला विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। तो यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के जो तीनों कार्य करता है उसी को हम मानसिक विज्ञान बोलते हैं। आई होप आप समझे होंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, अगला हमारा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शिक्षा में महत्व। तो पहला है संतुलित व्यक्तित्व का विकास, यानी कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो संतुलित होता है, समायोजित होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद समुचित जीवन, जीवन उसका समुचित हो जाता है। ठीक है, जिससे कि व्यक्ति की सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, वो अपने आप को फोकस कर पाता है एक क्षेत्र में। अगला है पारिवारिक वातावरण में स्वास्थ्य बनाना। तो इससे क्या होगा, अगर व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक है तो अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, अच्छे से एक दूसरे की हेल्प करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, परिवार सुख शांति बनी रहेगी और वातावरण भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और इस वातावरण का होना एक छात्र के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पे का होना शब्द है, तो छात्रों के लिए अच्छा वातावरण होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पढ़ाई लिखाई भी उनकी अच्छी होगी। घर में, घर परिवार में अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो पढ़ाई लिखाई पर तुम्हारी असर पड़ता है निश्चित रूप से, है ना। उसके बाद शिशुओं का उचित पालन पोषण, अच्छे वातावरण में परिवार में शांति बनी रहेगी, अच्छे वातावरण होगा तो जो शिशु है उसका भी पालन पोषण अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। अगला पॉइंट है उपचारात्मक महत्व। कोई भी व्यक्ति जो है नहीं चाहता कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, यानी कि दुनिया का कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि मैं पागल हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, मेरे पास कम बुद्धि हो, दूसरे के पास ज़्यादा हो, ऐसा कोई नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन ना चाहते हुए भी कभी कभी व्यक्तियों को ऐसी विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि उनका सामना करते करते वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, है ना, यानी कि मानसिक रूप से पूरी तरीक़ा से बीमार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी मिलती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से छाप लें। ठीक है, याद कर लें दिमाग में। ठीक है, 3-4 बार पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक से अधिक बार वीडियो देख लें और क्या करें। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, सीखना या आगम, आगम को ही हम सीखना बोलते हैं। सीखने की प्रक्रिया है ना, जन्म से लेके मरने तक व्यक्ति की चलती रहती है। सीखने वाली प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, मनुष्य की परिस्थितियों एवं वातावरण में निरंतर होता रहता है, यानी कि सीखना तो लगा ही है। मनुष्य का व्यवहार भी बदलाव वाला है, परिवर्तनशील है, वो रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता है। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, आज मोबाइल आ गया, कल कुछ अलग आ जाएगा। ठीक है, एआई आ गई, तो मनुष्य जो है लगातार बदलता रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ जटिल प्रक्रियाओं से वो गुजरता ही गुजरता है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण हैं, एक तो प्रेरणा या अभिप्रेरणा। ठीक है, तो सीखने में प्रेरणा होना आवश्यक है। प्रेरक एक आंतरिक शक्ति है जो क्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं, यानी कि अगर तुम्हें अंदर से आ रहा है कि मुझे ये सीखना है तो आप जल्दी सीख जाएंगे। जैसे कि आपको अंदर से आ रहा है कि मुझे 90 तो लाना ही लाना है, समय अभी इतना बच रहा है, 1 महीना तो वही है ना, तो कुछ कम बचा 1 महीने से, तो आप सीख सकते हैं आराम से, क्योंकि इतना समय 1 महीना आप जी जान लगा देंगे ना, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आप 90% ला सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तब भी, जितना मैंने बताया ना उतने क्वेश्चन आप पढ़ लो। ठीक है, तो प्रेरणा विप्रेरणा जिसी को बोलते हैं ना, आप पूरी जी जान से मेहनत कर लो। ठीक है, उसके बाद रुचि एवं रुझान, अगर आपको सीखने में रुचि है, रुझान है आपका, तो आप जल्दी सीख सकते हैं, आनंद आएगा आपको किसी चीज़ सीखने में।
और सरल लगेगा, लेकिन आपकी रुचि और रुझान ही नहीं है किसी काम करने में तो आपको बहुत कठिन लगेगा। ठीक है, तो वह बार बार पढ़ने या सीखने का प्रयास करता है। अगर उसे सफलता पानी है, कुशल होने है किसी चीज़ में, तो क्या है, आपको जैसे अभी सीखने में आपका रुझान है तो आप जी जान लगा देंगे, बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ने या सीखने में प्रयास करता रहेगा बच्चे। ठीक है, तो आप भी यही काम करो, अभी परीक्षा का समय है। ठीक, उसके बाद सीखने की इच्छा, यानी कि सीखने की इच्छा भी है ना, उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। आवश्यकता प्रेरक का कार्य करती है, यानी कि आपकी ज़रूरत है। अभी तो आपकी सीखना क्या है, ज़रूरत है। जब ज़रूरत बन जाती है ना किसी चीज़ को करना, तो व्यक्ति करना ही करना है, वरना मरना है। तो क्या है, अभी आप कर लो। ठीक है, तो इच्छा इतनी तीव्र होगी कि अगम यानी कि सीखने की प्रक्रिया उतनी ही फलदायी होगी। ठीक है, तो आप क्या करो, अपनी इच्छा को जगाओ भाई साहब, अभी यही समय है सीखने का। ठीक है, उसके बाद बुद्धि, सीखने की क्षमता और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। जो बालक की बुद्धि तीव्र होती है वह जल्दी सीख लेता है, और जिसकी बुद्धि थोड़ी सी मंद होती है ना, सीखता वो भी है लेकिन उसे कुछ समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, विचार, कल्पना, तर्क, चिंतन और निर्णय की क्षमता तीव्र बुद्धि वाले छात्रों में अधिक होती है। तो जल्दी से विचार कर सकता है, कल्पना कर सकता है, तर्क चिंतन कर सकता है। ठीक है, तो वो बच्चा जल्दी सीख जाता है, लेकिन बाकी लोग भी सीखते हैं, उन्हें थोड़ा सा कठिन लगता है सीखना। उसके बाद वातावरण भी सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अनुकूल वातावरण में सीखना जल्दी होता है, यानी कोई वातावरण आपके अनुकूल है तो आप जल्दी सीख जाएंगे। प्रतिकूल वातावरण में मतलब बाधाएं उत्पन्न होंगी तो आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे। जहाँ पे शोरगुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग चिल्ला रहे हैं, लाउड स्पीकर चल रहा है, और वहीं पे आप पढ़ने बैठ जाएं या सीखने बैठ जाएं कोई चीज़, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप एकांत वातावरण भी चुन लो। ठीक है, तो आप जल्दी से सीख सकते हैं। जहाँ पे दूषित स्थान है, ठीक है, प्रदूषण ज़्यादा है, शोरगुल ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप नहीं सीख सकते। तो ये वातावरण भी आपके सीखने पे बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है। तो आप समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ ना, वैसे ही आप लिख देना। ठीक है, उसके बाद अभ्यास, अभ्यास बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आप सीखने की। बार बार अभ्यास करना पड़ता है सीखने के लिए। आप जितनी ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतना अधिक सीखेंगे, और आपका सीखा हुआ जो प्रक्रिया है, अभ्यास है ना, वो आप जल्दी नहीं भूलेंगे फिर। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, बार बार अभ्यास करना। उसके बाद तत्परता, या सीखने के प्रति बालक की तत्परता का प्रभाव। मनोवैज्ञानिक जो हैं एक थार्नडाइक ने अपनी प्रयोग से सिद्ध किया इस बात को, यानी कि जो बालक सीखने में तत्पर है, लगनशील है, वो शीघ्र सीख लेता है। अगर आप तत्परता नहीं दिखाएंगे सीखने में तो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो और प्रभाव, जब किसी प्रक्रिया या क्रिया करने में सफलता मिलती है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप पेपर में अच्छा अच्छा लिख गए तो क्या होगा, आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, आपके दिमाग में और ज़्यादा सीखने की क्षमता डेवलप होगी। आप सोचेंगे अब तो मुझे कुछ करना ही है, वरना क्या है, आपकी परसेंटेज डाउन हो जाए, मान लीजिए इंटर में आपका पेपर ख़राब होने लग जाए, तो आप टूट जाएंगे, सोचेंगे पढ़ाई मेरे लिए नहीं बनी है। ठीक है, तो अभी वो समय